ओके, तो मैंने कास्ट इन द पास्ट पढ़ाना शुरू किया था। चैप्टर 3 है अर्चित, नया चैप्टर है चैप्टर 3, पेज नंबर 42 पे आ जाना, फर्स्ट बुक के इंडियन सोसाइटी के। हाँ जी, ओके, म्यूट कर लेना अर्चित। तो मैंने यही बताया था कास्ट इन द पास्ट में कि कास्ट जो है देन हमारे इंडिया में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिलता है। इस तरीके का सोशल अरेंजमेंट भी हमारे यहाँ पे ही है, सिमिलर इफेक्ट बाकी जगह कंट्रीज़ में भी देखने को मिलता है। और ये मेजरली हिंदू सोसाइटी का पार्ट है, बट आप ये देखोगे कि क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और सिखों में भी जो है कास्ट का आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करने को मिल जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है, आप इसका नेक्स्ट पेज देखोगे तो उसमें डिफाइन लिखा हुआ है कि कास्ट क्या है। इंग्लिश वर्ड कास्ट, कास्ट जो है एक्चुअली में पोर्चुगीज़ वर्ड है कास्टा, यहाँ से निकल के बना है। पोर्चुगीज़ वर्ड कास्टा का मतलब है प्योर ब्रीड। और ये जो है ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो हमारे इंडियन लैंग्वेजेस में इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलता है हम लोगों को, जिसमें इन्होंने इसको लिटरली जो डिफाइन किया है, दो डिस्टिंक्ट टर्म्स में इन्होंने बोला है। वर्ण एंड जाति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको डिफाइन किया जाता है, वर्ना एंड जाति, वर्ना एंड जाति। ओके, ये क्या आवाज़ कट रही है, आवाज़ कट रही है डेलिसा, कोई बात नहीं। चैप्टर 3 शुरू किया है अभी जस्ट, ठीक है। हाँ, और एक तो प्लीज़ टाइम पे आया करो, टाइम पे आ जाया करो। कॉल कर रहा था तो चलो नहीं मिल रहा था, वह गलत बात है, कोई नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कास्ट को इन्होंने यही बोला कि वर्ण एंड जाति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेफर किया जाता है। अब क्या होता था कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्रिप्शन जो वर्णास का है, वर्णास का हमारा कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता था। जैसे कृष्ण जी को ज़्यादातर रेफर करा जाता था कि श्याम वर्ण के हैं, तो श्याम इस काला। तो कोई श्वेत वर्ण का है तो श्वेत मतलब गोरा होता है, तो इस तरीके से रेफर किया जाता है। बट हमारे यहाँ पे वर्णास जो है वो 4 फोल्ड डिविजन्स है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। और आउटकास्ट या फिर पंचमास हो जाते हैं, या फॉरनर्स, स्लेव्स, कॉन्कर्ड पीपल्स, इनको 5th कैटेगरी में हम लोग डाल देते हैं। इनको इस जो है पंचमास के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये लिटरली डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से आपका वही 1 1 2 2 मार्कर, 1 मार्कर 2 मार्कर कास्ट है, 1 मार्कर 2 मार्कर वर्ण है। एंड अब बात आती है जाति की, ठीक है। तो जाति एक जेनरिक टर्म है, तो अगर इसको हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूज़ भी कर रहे हैं वैसे भी, क्योंकि ज़्यादातर यहीं पे यूज़ होता है, तो जेनरिक टर्म इनको रेफ़र किया जाता है कि किसी भी स्पीशीज़ को रेफ़र करने के लिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। तो जैसे हम लोग प्रजाति या जाति यूज़ करते हैं, शुद्ध हिंदी में बोला जाता है कि जैसे हम इंसान की प्रजाति के हैं, कोई जानवर होता है, कोई फूल होता है, सब्जियां होती हैं, अलग अलग तरीके से। तो ये जेनरिक टर्म हम इंसान के लिए यूज़ करते हैं, रेंजिंग फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स टू प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। ये मैंने आपको जस्ट बताया। जाति जो है कॉमनली यूज्ड डेफिनेशन है, वर्ड है एक्चुअली में, जो कि कास्ट में यूज़ किया जाता है इंडियन लैंग्वेजेस में। और ज़्यादातर जो है इसको चेंज करके फिर इंग्लिश स्पीकर्स ने इसको कास्ट का रेफरेंस देना शुरू कर दिया था। पहले ये इस नाम से जाना जो है नहीं जाता था कास्ट, तो वो लोग जो है जाति के नाम से ही जानते। तो इनफैक्ट आप गांव कूचों में जाओगे तो आपको यही सुनने मिल रहा है, तू कौन सी जात का है, तो कौन सी कास्ट को, कास्ट तो बोलते ही नहीं है, कौन सी जात को बिलोंग करता है, ऊंची जात का है कि नीची जात का है, सो एंड सो, इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। विच इज़ ज़्यादातर वहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसमें आप आगे बढ़ोगे, ये छोड़ दो, ये 2 पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट है कास्ट इन द पास्ट के। इसमें आपका कास्ट का एक तो डेफिनेशन हो गया, ठीक है, और वर्णा का डेफिनेशन हो गया, और जाति का डेफिनेशन हो गया। इसके बाद आप सीधा आ जाओ पेज नंबर 43 पे। 43 पे आप देख रहे हो पॉइंट्स लिखे हुए हैं 6। द मोस्ट कॉमनली साइटेड डिफाइनिंग फीचर ऑफ कास्ट आर द फॉलोइंग। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, ये कास्ट के फीचर्स भी हैं एंड ये रूल्स भी हैं, रूल्स फॉर डिफाइनिंग कास्ट, ठीक है। यहीं पे लिख लो क्योंकि 2 तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। 6 मार्कर का क्वेश्चन है, रूल्स फॉर डिफाइनिंग कास्ट क्या है ये, और जो है फीचर्स ऑफ कास्ट क्या है। तो क्वेश्चन ऐसे कवर हो जाता है, व्हाट इज कास्ट या डिफाइन कास्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कास्ट, ये व्हाट इज कास्ट, व्हाट आर द रूल्स इम्पोज बाय कास्ट सिस्टम, इस तरीके से कवर होता है। तो सबसे पहली बात 11th में हम लोगों ने ये पढ़ा भी हुआ है, कास्ट क्या है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय बर्थ।
A child is born into the caste of his parents. Caste is never a matter of choice. One can never change one caste. Leave it. Choose not to join it. Although there are instances where a person may be expelled from their caste. ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं कि ये ascribed status बता रहा है आपको कास्ट का. ascribed status. ठीक है, लिख लीजिए इसके आगे, फर्स्ट पॉइंट के आगे ascribed status. तो आप इसमें यही बोला है कि एस्क्राइब स्टेटस यही कहता है कि बच्चा जिस कास्ट में पैदा हो गया, इंसान जिस कास्ट में पैदा हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकता है, उसी में उसको रहना पड़ता है, छोड़ नहीं सकता. बट कई इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे एक कास्ट से इंसान को निकाल दिया जाता था. ये बहुत कम होता था, बल्कि अगर जैसे आपने कम्युनिटी में कोई बुरा काम कर दिया, गलत काम कर दिया, तो उस वजह से आपको निकाला चलाया जाता था. पुराने टाइम पर ऐसे देखने को मिलता था. ठीक है, अब तो नहीं होता ऐसा. क्या है फिर मेंबरशिप जो है कास्ट में, इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. मैरिज के लिए इन्होंने ज़्यादा बता रखा है कि कास्ट ग्रुप्स में जो है मैरिज वो एंडोगेमस मैरिज है. तो आपको जो है एंडोगेमी प्रैक्टिस करनी होती है, विच मीन्स दैट कि आप अपने कास्ट के अंदर ही शादी करोगे, उससे बाहर जाके आप शादी नहीं कर सकते. ठीक है, पहली चीज़. फिर कास्ट मेंबरशिप इन्होंने बोला, इसमें साथ के साथ ये भी होता है कि फूड एंड फूड शेयरिंग को लेकर भी जो है यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. कौन सा फूड कौन खा सकता है ये ऑलरेडी मेंशन है. जैसे ब्राह्मण हैं, नॉन वेज नहीं खा सकते वो लोग. वैश्य है, वो भी नॉन वेज अवॉइड कर रहे होते हैं. आजकल तो सब खा ही लेते हैं ब्राह्मण को छोड़कर. फिर ऐसे क्षत्रिय है, उनका फूड अलग है, शूद्रस का अलग है, पंचमास का अलग है, सो एंड सो जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है. तो फूड शेयरिंग रूल भी यहाँ पे होता है. और आप इसको वही होता है कि अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट वालों के साथ फूड शेयरिंग कर सकते हैं, बट लोअर कास्ट वाले अपर कास्ट वालों के साथ फूड शेयरिंग नहीं कर सकते. ठीक है, ऐसा भी देखना है. तो आप हाँ, ठीक है. ये फिर फोर्थ इन्होंने बोला कि कास्ट सिस्टम में हायरार्की है, रैंक एंड स्टेटस आपको दिया हुआ है, और हर एक इंसान की कास्ट होती है, सबकी एक हायरार्की यहाँ पे दी हुई है. हायरार्किकल पोजीशन जो है अलग अलग तरीके की है. कोई टॉप पोजीशन पे है, कोई मिडिल रैंकिंग पे है, कोई लोअर लेवल पे है. अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन कर रखा है. फिर इन्होंने बोला है कि कास्ट में जो है इट इन्वॉल्व सब डिविजन एंड डिवीजन विद इन देयरसेल्फ. कास्ट ऑलमोस्ट हैव सब कास्ट. समटाइम्स सब कास्ट में ऑल्सो हैव सब कास्ट. दिस इज ऑल्सो रेफर टू एज सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. तो जैसे ब्रॉडर कैटेगरी है, तो आप अगर पढ़ रहे हो तो जैसे सिंपल सी बात है कि आपने स्ट्रीम चूज़ करी, तो स्ट्रीम है, स्ट्रीम के अंदर कॉमर्स, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ और साइंस है. फिर आपने ह्यूमैनिटीज़ चूज़ करी है, ह्यूमैनिटीज़ में ये सब्जेक्ट है, फिर उसके अंदर फर्दर आपको डिवीजन करना पड़ता है. ऐसी कास्ट है. तो ब्राह्मण्स हैं, तो ब्राह्मण बहुत तरीके के ब्राह्मण्स हैं. वैश्य हैं, बहुत तरीके के, क्षत्रिय, शूद्रस, पंचमास, उसके अंदर भी कैटेगरी है. फिर सब कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी है. ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है. तो ये सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है. इट इज़ एक्चुअली ट्रू. आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा जब आपका मन करे. And caste were traditionally linked to occupations. A person born into caste could only practice the occupation associated with that caste, so that occupations were hereditary, passed on from one generation to another. तो इसमें ये भी था साथ के साथ कि आप जो भी कास्ट से बिलोंग करते हो उसी से रिलेटेड आपको काम करना होता है. तो ब्राह्मण जो है ब्राह्मण वाला ही काम करते थे, पूजा पाठ का. क्षत्रिय जो है वॉरियर रहते थे. ठीक है, और शूद्रा जो थे वो मीनियल जॉब्स करते थे छोटे मोटे. वैश्य जो है बिजनेस कम्युनिटी रहती थी. ये सब चीज़ें देखी जाती थी. तो अलग अलग तरीके से इन्होंने यहाँ पे बता रखा है. ये तो एक चीज़ है. और ये इंश्योर करके चलते थे कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है कास्ट का जो लेगेसी है, जो काम की लेगेसी है, वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके चलें. On the other hand, particular occupation could only be pursued by the caste associated with members of other caste could not enter the occupation. तो ये भी रिस्ट्रिक्शन थी कि कोई दूसरे कास्ट वाला नहीं घुस सकता था. जैसे बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि लोअर कास्ट वाले जो है ब्राह्मण्स के टेक्सचर्स, स्क्रिप्चुअल्स, वेद, ये सब नहीं पढ़ सकते थे या उनके जैसा काम नहीं कर सकते. आजकल तो सारे कर लेते हैं. ठीक है, तो ये हमें देखने को मिल जाता है. एंड ये जो फीचर्स हैं, दीज आर प्रिस्क्राइब्ड रूल्स फाउंड इन एशियन स्क्रिप्चुरल टेक्स्ट. तो ये भी रूल्स हैं, इनको आपको फॉलो करके चलना पड़ता है. तो अगर रूल्स आए या फीचर्स आए तो आपको ये 6 के 6 पॉइंट लिखने हैं. 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है. 4 में भी 6 पॉइंट्स हैं, 6 में भी 6 पॉइंट्स हैं. सारा ही आपको लिखना है. दिल्ली से अपना कैमरा ऑफ कर दो. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. हाँ, वो फिर वो मतलब चल रहा होता है ना, फिर डिस्टर्बेंस होती है.
ओके जी, तो ये इन्होंने स्क्रिप्चुरल टेक्स्ट का बताया कि इस तरीके से वो पूरा होता है। अब एक इस पैराग्राफ को आप छोड़ दोगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे, अब आपको यहाँ पे प्रिंसिपल्स मार्क कराएंगे। प्रिंसिपल्स है तो ये 4 मार्कर का क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ कास्ट सिस्टम क्या है। तो एक तो होलिज्म एंड हायरार्की है, दूसरा डिफरेंस एंड सेपरेशन है। होलिज्म, हायरार्की, डिफरेंस एंड सेपरेशन। एक प्रिंसिपल और है जो कि प्योरिटी पोल्यूशन के बारे में बताया हुआ है। तो ये सब 2-2 मार्कर भी है, 4-4 मार्कर भी है, तो आपको सारे एस्पेक्ट से करना पड़ता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये। तो कास्ट सिस्टम में इन्होंने क्या बोला है कि इट कैन बी अंडरस्टूड इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेट्स ऑफ प्रिंसिपल, वन बेस्ड ऑन डिफरेंस एंड सेपरेशन एंड अदर ऑन द होलिज्म एंड हायरार्की, ठीक है। तो डिफरेंस एंड सेपरेशन क्या कहता है, सिंपल अगर मैं इसको समझाऊं तो लिखने वाला तो कंटेंट आपको यही लिखना पड़ेगा। तो कास्ट सिस्टम ये क्या कहते हैं कि कास्ट सिस्टम, हर एक कास्ट जो है एक दूसरे से डिफरेंट है, हर एक कास्ट सेपरेटेड है। डिफरेंट कैसे है, अब देखो खुद ही इमेजिन कर लो कि ब्राह्मण हैं, क्षत्रियाज हैं, शूद्राज हैं, पंचमाज हैं, अलग अलग कैटेगरी में जो भी लोग लाया कर रहे होते हैं, सब एक दूसरे से डिफरेंट है और सेपरेटेड भी है। सेपरेटेड है ऑब्वियसली, ब्राह्मण और क्षत्रिय का कोई मेल नहीं है, दोनों के अलग अलग रास्ते हैं। क्षत्रिय शूद्रास का नहीं है, क्षत्रिय वैश्यास का नहीं है, ब्राह्मण वैश्यास का नहीं है, सबका। अब जो काम वैश्य कर सकता है बिजनेस कम्युनिटी में, वो काम ब्राह्मण नहीं कर सकते। तो ये सब हमें देखने को मिल जाता है। तो एवरी कास्ट इज़ डिफरेंट, एवरी कास्ट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। फर्दर ये क्या बोलते हैं कि दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है होलिज्म एंड हायरार्की, ठीक है। तो ये कहते हैं हायरार्किकल डिवीजन, आपको अभी हमने रूल्स में भी पढ़ा है, प्रिस्क्रिप्शन में अभी जो फीचर्स पढ़े हैं हमने वहाँ पे भी मेंशन है। तो कहते हैं जो कास्ट है हायरार्किकल है, अपर कास्ट, मिडिल कास्ट, लोअर कास्ट, जैसे यूजली अपर और लोअर कास्ट ही होता था, या अनटचेबल्स फिर आ जाते थे, इस तरीके से कैटेगरी डिवाइड करी गई थी। और ये तो हायरार्की हो गई रैंकिंग के बेसिस पे। और होलिज्म इन्होंने क्या बोला है कि ना ये सेपरेटेड ज़रूर है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, बट ये होलिस्टिकली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कोई भी काम जो है आप इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, ये भी एक इशू यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे ऑब्वियसली क्या है कि अगर सिंपल सी बात है, अगर कोई पंचमाज है, ठीक है, या शूद्रास हैं, शादी विवाह इनके घर में होगा तो ब्राह्मण की ज़रूरत पड़ेगी। महलों में काम करने वाले लोग जो किंगडम में काम कर रहे होते हैं तो उनके शूद्रास ज़्यादातर लोग जो है ये सिपाही विपाही का काम कर रहे होते थे, घोड़े सफाई का, साफ़ सफाई का काम उनको महलों में फिर आने नहीं दिया जाता था, दूर दूर से इनसे बातचीत करी जाती थी। तो ये सब चीज़ें लोग करते आ रहे हैं। तो ये होलिज्म भी है कि एवरी कास्ट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो आपको करना पड़ेगा। तो वो इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो थियोरेटिकली कास्ट सिस्टम में 2 प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलते हैं, होलिज्म, हायरार्की, डिफरेंस, सेपरेशन। ईच कास्ट इज सपोज टू बी डिफरेंट फ्रॉम एंड इज स्ट्रिक्टली सेपरेटेड फ्रॉम एवरी अदर कास्ट। मैनी ऑफ द स्क्रिप्चुरल रूल्स ऑफ कास्ट आर डिजाइन टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ कास्ट, रूल्स रेंजिंग फ्रॉम मैरिज, फूड शेयरिंग एंड सोशल इंटरेक्शन टू ऑक्यूपेशन। तो इन्होंने रूल्स बना दिए थे, शादी के रूल्स इन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिए थे, क्योंकि इनफैक्ट अगर इंटरमिक्सिंग होगी, इंटरमिक्सिंग तो वो शादी की वजह से ही होती। तो इन्होंने क्या किया, स्ट्रिक्ट कर दिया, इंट्रा मिक्सिंग ही करो भैया, ये जात वाला जो है इसी में शादी करेगा, इससे बाहर नहीं करेगा, तो बच्चे भी वहीं रहेंगे और आगे जो है इनकी लीनियज चली आती रहती है। अब तो बहुत चेंज हो जाता है, चलता रहता है। मैंने जैसे पिछली क्लास में जब मैंने पहले चैप्टर कराया था तो मुझे याद है मेरी खुद आंटी हैं, तो ब्राह्मण्स हैं, शर्माज हैं वो लोग, और उनके जो है कज़न ने जो है किसी ने रिश्तेदारी में ही, तो मतलब क्लोज कज़न ही थे, तो उन्होंने लव मैरिज कर ली जो है, वैसे जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चमार हैं, चमार। तो चमार जो है आज पुराने टाइम पे चमार्स को क्या था, अनटचेबल्स में डाला जाता। आज भी कई लोग बड़ा इल ट्रीट करते हैं, बट ह्यूमन बीइंग इज़ ह्यूमन बीइंग ओनली। तो उन्होंने बोला भैया अब इसको उठा के जो है ब्राह्मण बना दिया, मतलब ऑब्वियसली वो नाम नहीं निकाल रही थी, बट वही है कि कैटेगरी इन्होंने चेंज कर दी। तो प्रैक्टिकली ये हुआ है, तो मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। सो on the other hand, these different and separatist castes do not have an individual existence, they can only exist in relation to a larger whole, the totality of society consisting of all society. Further, this societal horo system is a hierarchical rather than egalitarian system. Each individual caste not just occupies a distinct place but also an ordered rank, a particular position in a ladder-like arrangement going from highest to lowest. तो ladder-like arrangement है, highest कोई है, lowest कोई है, टोटलिटी की बात करी गई है, इंटरडिपेंडेंस के बारे में बात करी गई है। इसी तरीके से इसका होलिज्म और हायरार्की काम कर रहा होता है, ठीक है। दोनों एस्पेक्ट से इन्होंने यहाँ पे बताया। तो ये प्रिंसिपल्स थे जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन करे। उसके बाद इन्होंने जो एक प्रिंसिपल और है, बट ये अलग से ही यूजली 2-4 मार्कर कवर हो जाता है, विच इज़ प्योरिटी एंड पोल्यूशन। तो प्योरिटी इसमें कॉन्सेप्ट ये 11th में थोड़ा सा था, रिचुअल प्योरिटी एंड रिचुअली पोल्यूटेड के नाम से ये जाना जाता है। रिचुअल प्योरिटी क्या कहता है कि अपर कास्ट को हम लोग रिचुअली प्योर मानते हैं
और लोअर कास्ट को हम लोग रिचुअली इम्प्योर मानते हैं, या इम्प्योर या फिर रिचुअली पोल्यूटेड हम लोग मानते हैं। तो ये कैटेगराइजेशन इन्होंने यहाँ पे करी है कि अपर कास्ट बीइंग ट्रीटेड एज रिचुअली प्योर एंड लोअर कास्ट बीइंग ट्रीटेड एज इम्प्योर। ये इन्होंने बता रखा है कि देयर इज अ डिविजन बिटवीन समथिंग believed to be closer to the sacred, that is ritual purity, and something believed to be distant from opposite to sacred, therefore considered ritually polluting. Castes that are considered ritually pure have high status, while those considered less pure or impure have low status. As in all societies, material power is closely associated with social status, so that those in power tend to be high status. तो जैसे जिनके पास पैसा है तो हाई स्टेटस में ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाता है। ज़रूरी नहीं होता, बट जिन लोगों के पास है, अगर वो लोअर कास्ट की क्यों ना हो, तो अगर उनके पास अच्छा खासा पैसा है तो सोशल स्टेटस उनका बढ़ जाएगा। हिस्टोरियंस बिलीव दैट दोज हु आर डिफीटेड इन वॉर्स वर ऑफन असाइड एज लो कास्ट स्टेटस। तो जो लोग जो वॉर में हार जाते थे, जो हिंदी में जंग बोला जाता था, जंग में हार जाते थे, तो उन लोगों को स्टे उठा के लो स्टेटस डिफाइन कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने पूरा आपको टॉपिक बताया कास्ट इन द पास्ट में। मैं शुरू से एक बार फटाफट ब्रीफ कर देता हूँ। कास्ट इन द पास्ट में सेकंड पैराग्राफ में वही कास्ट की डेफिनेशन है, ठीक है, प्योर कास्ट और बोला। वर्ना की डेफिनेशन है 1 2 मार्कर, कास्ट 1 2 मार्कर, जाति 1 2 मार्कर। फिर सीधा हम कास्ट के फीचर्स या रूल्स पे आते हैं, 6 फीचर्स इन्होंने बताए हैं। और फिर नेक्स्ट पेज पे हम लोग कास्ट के प्रिंसिपल्स पे आते हैं। होरिज़म हायरार्की, डिफरेंट सेपरेशन, हर कास्ट डिफरेंट है, हर कास्ट सेपरेटेड है, हर का हायरार्किकल ऑर्डर चल रहा है, बट येट दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एंड प्योरिटी एंड पोल्यूशन का भी इन्होंने नाम बताया कि अपर कास्ट बीइंग रिचुअली प्योर एंड लोअर कास्ट बीइंग रिचुअली इम्प्योर या पोल्यूटेड, जो कि इन्होंने यहाँ पे नाम बताया। ठीक है जी, तो ये आपका एक टॉपिक था जो कि अब ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसमें से मेरे को अर्चित, ये बात तुम्हें, ये टॉपिक तुम्हें समझ आया? अर्चित, चैतन्य एंड डेलिसा, आप तीनों को ये समझ आया? यस सर, वैसे तो समझ आ गया सर, लेकिन इसके पहले आप क्या था वो डेट जो है करना सर, वो दो बता के कास्ट का वो मैंने करा दिया था, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी, कोई बात नहीं, वो सुन लेना, थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही है, 2 मिनट लगेंगे। कास्ट की डेफिनेशन बताई थी, वर्ण जाति बताया था बस। हाँ जी हाँ जी। डेलिसा और चैतन्य समझ आया ये? सर मेरे को ये जो थर्ड पॉइंट है इस कास्ट के जो रूल्स है उसके अंदर एक इशू है। अगर सपोजिंगली कोई भी ना, लाइक ये मैंने चैप्टर लाइक थोड़ा आगे से पढ़ लिया है, तो आई एम जस्ट कोरिलेटिंग दिस। अगर कोई लाइक सब कोई भी जैसे SC ST या कोई भी लोअर कास्ट का कोई भी इंसान अगर उसने संस्कृताइजेशन प्रोसेस करा, उसके साथ उसने अडॉप्ट करा वेजिटेरियनिज्म को, तो उसको हम कास्ट रूल्स को लाइक तोड़ना मानेंगे, और इज इट लाइक उस हिसाब से ही इज नॉट ब्रेकिंग एनी कास्ट रूल? नहीं, कास्ट का कोई रूल ब्रेक नहीं हो रहा है, इमिटेशन है, आप अपने पर्सनल लेवल पे कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। इवन इनफैक्ट हम लोग भी डेली संस्कृताइज करते हैं। तो मेरा जैसे मेरा टेस्ट जो है, मैं बॉलीवुड म्यूज़िक नहीं सुनता, मैं ज़्यादातर EDM म्यूज़िक सुन रहा होता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक है, बनाता भी हूँ मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक। ठीक है, मेरा टेस्ट थोड़ा सा चेंज है। हॉलीवुड मूवीज़ देखता हूँ, बॉलीवुड में मज़ा नहीं आता मुझे। ठीक है, ज़्यादातर तो मैंने बहुत बथेरी मूवी चाटी हुई है। ठीक है, ज़्यादातर तो ये संस्कृताइजेशन ही है। आज आप जो है नेटफ्लिक्स चला रहे हो, आज आप स्नैपचैट यूज़ कर रहे हो, आज आप इंस्टाग्रामर हो रखे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एक्चुअली में आप संस्कृताइज कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू कॉपी द पैटर्न। आपको क्यों ये लगता है? क्योंकि वो उनका हायर स्टेटस है, उनके जैसा बनेंगे, उनके जैसा होने की कोशिश करते हैं। ये लोग भी वो करते थे, बट ये लोअर लेवल से शुरू होता था, तो लाइमलाइट में ज़्यादा आ जाता था और कोई बात नहीं थी। तो उनको लगता था कि हम लोगों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बट इनफैक्ट जैसे क्या था, मैं तो हर बार ये एग्जांपल देता हूँ। मेरी मदर बिहार से यहाँ दिल्ली आई 82 में, 1982 में, 87 का मेरा बर्थ है। तो वहाँ पे कोई करवा चौथ का सिस्टम नहीं था। नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट है, सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया में। तो उन्होंने देख देख के यहाँ पे कॉपी करना शुरू कर दिया। ये अपर कास्ट जो जैसे बनिया और पंजाबीज होते हैं, वही लोग करवा चौथ यहाँ पे रखते होते हैं ज़्यादातर। तो मम्मी को लगा कि ऐसा ये व्रत है, अच्छा होता है, पति की लंबी कामना के लिए करा जाता है, तो मम्मी ने करना शुरू कर दिया। दैट इज़ ऑल्सो संस्कृताइजेशन एक्चुअली। ठीक है, समझ आया चेतन? आई होप इट क्लियर्स योर डाउट। यस सर। ओके, कूल। डेलिसा, समझ आ गया ये? ठीक है जी। ठीक है जी।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कॉलोनियलिज्म एंड कास्ट है। ये क्वेश्चन आपका, ये जो टॉपिक है 4 और 6 मार्क्स का आपका टॉपिक आता है ये वाला, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारा कंटेंट इसमें लिखा हुआ है, बट है बहुत सिंपल, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ पे आप लोग सीधा आइए। सेकंड पैराग्राफ है, इसमें इन्होंने यही बताया है कि 200 साल लगभग जो है ब्रिटिशर्स ने हम लोगों के ऊपर राज किया है। तो उसमें क्या चेंजेस आए हैं हमारे कंट्री में और स्पेशली कास्ट के अंदर, उसके बारे में बताया। तो आप सेकंड पैराग्राफ देखोगे, फर्स्ट लाइन पूरी जो है, फर्स्ट जो लाइन खत्म हो रही है जहाँ पे स्कॉलर्स हैव एग्रीड दैट ऑल मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन स्पेशली द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट अंडरवेंट मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ये एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, ठीक है। और एक्सप्लेन आगे लिख देते हैं 6 मार्कर या 4 मार्कर ऐसे करके लिखा हुआ जाता है। या फिर अगर ऐसे नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट पेज पे देखो जहाँ ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट पैराग्राफ में, कॉलोनियलिज्म ब्रॉट अबाउट मेजर चेंजेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट एक्सप्लेन, ठीक है। इस तरीके से आता है। 4 और 6 मार्कर आता है, लिखना उतना ही होता है, ठीक है। पॉइंटर्स में लिख दो, पैराग्राफ में लिख दो, जो आपको ठीक लगे आप ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है जी। ये 2 तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। 4 और 6 मार्कर का ही आता है, इसमें कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है। अब देखो था क्या, कहानी इसकी सुना देता हूँ फटाफट, ठीक है। हुआ क्या कि ना हमारा जो कास्ट स्ट्रक्चर था तो सही, पहले भी मतलब रिजिड तो था, तो वो डिवाइड हमें क्लियरली नज़र आता था। जैसे ब्राह्मण ने बहुत प्रोपोगेट किया था इन लोगों ने, और राजा महाराजा भी करते थे कि भाई हम जो है ऊंची जात वाले लोग हैं, लोअर अनटचेबल्स हैं, छोटी जात वाले लोग हैं, उनसे ना उठना बैठना खाना पीना सब चीज़ें अवॉइड करनी है। तो ये हिंदू सोसाइटी में तो पहले से चला आ रहा था, कोई नई बात नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ना ब्रिटिशर्स जब हम लोगों के ऊपर रूल कर रहे थे तो इन्होंने कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा रिजिड बना दिया। पहले कास्ट सिस्टम फ्लेक्सिबल होता था, कहते इतने जो डिफरेंसेस होते थे इतने मायने नहीं करते थे। हुआ क्या, बीच में लोग में इन लोगों ने क्या हुआ, काउंट लेना शुरू किया हम लोगों का कि कितने नंबर्स में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पंचमास ये सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं। जब से इनको काउंट करना शुरू किया तो लोगों ने हिस्टोरिकल क्लेम करना शुरू कर दिया कि भाई साहब हमें बताओ एक्चुअली में हम इतने हैं। तो लोगों को डर बैठ गया कि यार हमारी तो नंबर्स ही इतने हैं। तब से जो है कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया। जब इसको काउंट करना शुरू किया लोगों को डर बैठ गया, हम तो इतने हैं, कोई डोमिनेट कर लेगा हमें, कुछ ऐसा कर लेगा। तो एक तो ये बदलाव आया। दूसरा यही आया, इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स में थोड़े से बदलाव लेकर आ गए थे ब्रिटिशर्स ने, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो भी ज़मीनें छोटी जाति वालियों के पास थी या कुछ था, उठा के सारा अपर कास्ट वालों को दे दिया, ताकि वो चाहते थे इनसे रूल करें, इनका डोमिनेंस रहेगा सोसाइटी के ऊपर तो ये अच्छे से काम करेंगे। इसकी वजह से भी कास्ट सिस्टम हमारा ख़राब हो गया। तो ये 2 बड़े चेंजेस थे जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम में हमारा चेंजेस आए। वही हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना ही कर पाएंगे। तो कहते हैं स्कॉलर्स ने, वही सेकंड पैराग्राफ से पढ़ना, 45 पेज के सेकंड पैराग्राफ पे, स्कॉलर्स ने ये एग्री किया कि जितने भी मेजर इंस्टीट्यूशन है, स्पेशली जो कास्ट वाला इंस्टीट्यूशन है, इसमें जो है हमारा बहुत ज़्यादा बदलाव आया। इनफैक्ट कई स्कॉलर्स ये आर्ग्यू करते थे कि कास्ट जो है प्रोडक्ट वो कॉलोनियलिज्म की देन है, ठीक है, डेंड ऑफ एंशिएंट ट्रेडिशन। कहते हैं एंशिएंट ट्रेडिशन में नहीं था बट एक्चुअली में था, बस यहाँ पे इन्होंने जो है चेंज कर दिया था अपने मकसद को पूरा करने के लिए। कहते हैं जितने भी चेंजेस ब्रिटिशर्स लेकर आए वो चाहते नहीं थे बट ऑटोमेटिकली हो गए। इनिशियली क्या हुआ कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने क्या किया, हमारे जो है कास्ट के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझने की कोशिश करी गई ताकि हमारी कंट्री को अच्छे से गवर्न कर पाए। कुछ जो एफर्ट यहाँ पे दिए बड़े मेथोडिकल थे और इंटेंस सर्विस यहाँ पे करे जा रहे थे हमारे कस्टम्स मैनर्स को जानने के लिए, ट्राइबल सोसाइटीज़ के, कास्ट के, ये सब चीज़ें। और ये जो चीज़ें थी ये सारे एमेच्योर एथनोलॉजिस्ट एंड सोशोलॉजिस्ट ने किया, जिनको कुछ नहीं पता था, बस इन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया कि सर्वे स्टडीज़ वगैरह करना है। अब इसका क्या हुआ, जब हमें ये सेंसस लेना शुरू किया, पहले ये 1860s में शुरू हुआ था। सेंसस जो है 10 ईयरली एक्सरसाइज बन गई ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के अंदर फ्रॉम 1881 ऑनवर्ड्स। तो ये मार्क कर लीजिएगा, 1 मार्कर आ सकता है। 1901 का जो सेंसस हुआ था हर्बर्ट रिस्ले के अंदर हुआ था। यहाँ से जो है हमारा कास्ट में चेंजेस आने देखते हुए हमें नजर आए। तो सोशल हायरार्की ऑफ कास्ट है, इन्होंने बोला सोशल ऑर्डर पर्टिकुलर रीजन्स में है एज टू द पोजीशन ऑफ ईच कास्ट इन द रैंक एंड ऑर्डर। This effort had a huge impact on social perceptions of caste, and hundreds of petitions were addressed to census commissioner with representatives of different castes, claiming a higher position in the social scale and offering historical and scriptural evidence for their claims. तो ब्रिटिशर्स ने काउंट किया, इनको बोला आपकी पोजीशन तो ऐसी है, आप तो अपर कास्ट के नहीं हैं, आप तो लोअर कास्ट को हो, आप तो लोअर कास्ट के नहीं हो, आप अपर कास्ट के हो। इन सब चीज़ों से देखने को मिला। लोगों ने बोला भाई हमें बताओ कहाँ पे क्या है, कितना काउंट है, हिस्ट्री में कहाँ लिखा है, पुराने वेद धर्म दिखाओ हमें।
ओवरऑल इससे ये पता चला, जिन जिन लोगों ने ये पढ़ा, तो जब से ये काउंट लेना शुरू करा और ऑफिशियली इनको रिकॉर्ड करना शुरू करा, कास्ट के इंस्टीट्यूशन में बदलाव आ गया। इससे पहले जो इंटरवेंशन था, कास्ट आइडेंटिटीज़ जो है बिल्कुल भी रिजिड नहीं थी, फ्लेक्सिबल थी। जब से इनको काउंट और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया गया, कास्ट ने जो है बदलाव लेना शुरू हो, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला, ये तो पहला पोर्शन हो जाता है। दूसरा पोर्शन इन्होंने बोला कि अदर इंटरवेंशंस बाय कॉलोनियल स्टेट है आल्सो हैड इम्पैक्ट ऑन द इंस्टीट्यूशन। तो ये एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, ये भी मार्क कर लेना। बाकी सारी क्या इंटरवेंशन थी, क्या कॉलोनियल स्टेट से इम्पैक्ट, कॉलोनियल स्टेट का जिसकी वजह से हमारे कास्ट इंस्टीट्यूशन पे इम्पैक्ट पड़ा, 4 मार्कर का आ जाता है ये वाला। इसका आंसर जैसे आगे ही दिया हुआ है, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट और रिलेटेड अरेंजमेंट्स था। इससे जो है कास्ट बेस्ड राइट्स उठा के जो है, या लैंड बेस्ड राइट्स हमने अपर कास्ट को दे दी, ये एक प्रॉब्लम हो गई। अब क्या था, ये लोग लैंड ओनर्स बन गए इन द मॉडर्न सेंस रादर देन फ्यूडल क्लास विद क्लेम ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। लार्ज स्केल इरीगेशन स्कीम्स लेके आए जैसे पंजाब में, और वहाँ पे पॉपुलेशन को सेटल कराना शुरू कर दिया। इसमें भी कास्ट डायमेंशन था कि भैया आप यहाँ सेटल कर रहे हैं, काम करो और आराम से काम करो, हम क्योंकि हमारे थ्रू काम करोगे तो हमारी अपनी चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एट द अदर एंड ऑफ द स्केल कि जब कॉलोनियल पीरियड एंड हो रहा था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं डाउन ट्रॉडन कास्ट है, जिसको डिप्रेस्ड क्लासेस के नाम से भी जाना जाता है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। और इनके एफर्ट्स के चलते इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1935 में जो है एक एक्ट पास किया, SC/ST एक्ट ऑफ 1935, जिसमें जो है स्पेशल प्रिविलेजेस, लीगल रिकॉग्निशन जो है SC और ST यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को यहाँ पे मिली गई। कास्ट at the bottom of the hierarchy that suffered severe discrimination including the so-called untouchable caste were also included among the scheduled caste। तो इसको इसमें scheduled caste में इंक्लूड कर लिया गया ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। काफ़ी ज़्यादा इनके लिए एक्ट्स वैक्ट बनाए गए थे, एक हद तक तो काम किया था, एक हद तक में बाद में जो इनमें दिक्कत आ गई थी। तो दस कॉलोनिज्म की वजह से हमारे मेजर जो कास्ट इंस्टीट्यूशन उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए। परहैप्स इट वुड बी मोर एक्यूरेट टू स्टेट दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट अंडरवेंट फंडामेंटल चेंजेस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। लोग कहते हैं फंडामेंटल चेंजेस जो है हमें काफ़ी देखने को मिले, नॉट जस्ट इंडिया बट द होल वर्ल्ड वाज अंडरगोइंग रैपिड चेंज ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ कैपिटलिज्म एंड मॉडर्निटी। तो यूजली इसको ब्लेम भी कर दिया गया कि ये कैपिटलिज्म और मॉडर्निटी की वजह से ज़्यादा हो रहा है, एल शायद ये देखने को नहीं मिलता। तो ये पूरा इन्होंने ये कहानी बताई है, सिंपल सी बात है कि स्कॉलर्स ने अग्री किया कॉलोनिज्म की वजह से जो है कास्ट सिस्टम में चेंजेस हमें देखने को मिले, और इनको काउंट करना शुरू किया तो इनकी जो है प्रॉब्लम और ज़्यादा उठ के खड़ी हो गई। फिर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स वगैरह चेंज कर दिए गए थे, और ये हुआ फाइनली SC/ST एक्ट ऑफ 1935 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बना दिया ताकि इनको लीगल रिकॉग्निशन यहाँ पे मिले, ठीक है। तो ये ओवरऑल इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। हाँ जी, ठीक है जी। तो ये वाला टॉपिक क्लियर है। अर्चित, डेलिसा, चैतन्य, कोई डाउट इसमें? ठीक है सर इस वाले में मेरे को एक डाउट है। हाँ जी, हाँ जी। आई गेस पिछले साल 11th क्लास में ये एक लाइक कोई पैराग्राफ किसी चैप्टर का था, उसमें इट वाज रिटन दैट ब्रिटिशर्स एम्प्लॉयड वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू स्टडी द इंडियन सोसाइटी लाइक फॉर एज लाइक आपने कहा फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। उसके बाद जो उसका आउटकम था दैट वाज कि कई सारी उनकी जो राइटिंग्स दैट वाज फॉल्स, जैसे बैकवर्डनेस और कई सारी ऐसी चीज़ों को उन्होंने लाइक इन अ ट्रू सेंस उनको आगे उन्होंने करा दिया। तो अगर कई सारे चेंजेस कास्ट सिस्टम के अंदर और लाइक अलग अलग रीजन्स के अंदर आए हैं इन दैट कॉलोनियल पीरियड, तो व्हाई इज इट दैट वी आर स्टिल फॉलोइंग दैट रूल्स और दैट नॉर्म्स? उस चीज़ को कैंसिल करके या फिर हिंडर क्यों नहीं करा उसको? लाइक इफ इट इज लाइक इफ यू कंसीडर दैट वो फॉल्स है, लाइक कुछ भी व्हाटएवर दैट पॉलिटिक्स स्टेटमेंट इज। उसमें चैतन्य चेंजेस आए थे, ऐसा नहीं था कि नहीं हमने ब्रिटिश अरेंजमेंट को ही फॉलो कर लिया। क्योंकि जैसे अब ये जैसे अगर हम SC/ST एक्ट के बारे में बात करें तो अब ये सिंपल सी बात है, आप देखो 47 में हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला। वैसे भी क्या 35 से अगर देखोगे 47 तक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तो वैसे ही नहीं मतलब इंडियन गवर्नमेंट की तो वैसे ही नहीं चलती थी, तो जो उन्होंने दिया वो चलता रहा। अच्छा, लेटर ऑन जब इंडिपेंडेंस हम लोगों को मिली, जैसे हम पॉल साइंस में भी पढ़ रहे हैं, तो ये ना सब मुद्दे बन गए थे, ठीक है। और कास्ट स्ट्रक्चर तो पहले से चला आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। तो उस टाइम हिंदू मुस्लिम भी हो गया एडिशन, फिर ये छोटी जाति बड़ी जाति भी एडिशन हो गया, क्लास डिफरेंस भी आ गया। तो ये एडिशनली काम करता हुआ चला गया, लोग ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट कर गए
और हालांकि बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई थी, इन सब चीज़ों से ओवरकम कराने की कोशिश करी, बट ऐसा कभी मौका नहीं मिला। और हालांकि लेटर ऑन इसको ये कास्ट मोबिलाइजेशन होना शुरू हो गई पॉलिटिकली, और ये आज तक ऐसा ही चले जा रहा है। और इनफैक्ट जब आप 1990 की ओबीसी की स्टोरी पढ़ोगे, अदर बैकवर्ड क्लास की, उसमें भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि भाई ऐसे कई लोग और हैं SC ST के अलावा जो कि जिनको लीगल रिकॉग्निशन की ज़रूरत है, वो थे ओबीसी पॉलिटिक्स आया, लोग लड़े झगड़े, मारपीट हुई, ठीक है। 1990s में फाइनली फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ओबीसी को भी हमें कोटा देना है, रिजर्वेशन देनी है, और अगर इनके ऊपर ऐसे SC ST या ओबीसी के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है किसी की तरह, उसके लिए भी कानून बनाया गया है। बट ऐसा कुछ नहीं होता। आज ही मैंने पढ़ा यूपी का दिखा रहे थे कि दलित को जो है पीट के मार डाला, क्यों? क्योंकि कुछ उधार दिया हुआ था, वो उधार वापस नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा यही चीज़ें करी जाती हैं। ठीक है चैतन्य। Yes, sir. अर्चित, तुम्हें समझ आ गया? अर्चित, यस सर। अच्छा क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? यस सर। अच्छा, वीडियो अर्चित दोबारा देखना, अभी सिर्फ आधे घंटे की है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके अभी देख लेना, ठीक है। और फिर जो कुछ डाउट होगा तो मुझे टेक्स्ट कर देना, ठीक है। ओके, चलो हम आज इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा डिले हो गया था, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग क्लास टाइम पे मिलते हैं। थोड़ा सा ही बचा है चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। थैंक यू सर। थैंक यू।